वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पर। तो हम जो पढ़ रहे थे ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट में अतीत के कुछ झलकियाँ, जिसमें भारत की डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट स्थिति को दिखाया जा रहा था। हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे अंग्रेज़ तब भारत में आ रहे थे और भारत के जो राजाए थे उनमें कोई भी एकता नहीं थी। कुछ कुछ लोग तो भारत का ऐसा सोच रहे थे कि अंग्रेज आ गए मतलब अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, भगवान ने ही अंग्रेज़ों को भेजा है। अब सोचो, हमारे देश के लोग ही एक उस समय कह रहे थे, उनमें कोई एकता नहीं थी। अंग्रेज बिजनेस करने के लिए आए थे, वो हमें यहाँ पर कैप्चर करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन जब वो समझ गए कि ये जो इन लोगों के बीच, इस देश के लोगों के बीच एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो उन लोगों ने धीरे धीरे एक दूसरे को लड़ाकर, यानी कि डिवाइड और रूल, बांटो और राज करो, इसको इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे भारत को कब्जा कर लिया। अब बात आई भारत को अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठा होने की, खड़ा करने की। उससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ था, समाज का सुधार करना, क्योंकि हिंदू समाज में उस समय बहुत सारे कुप्रथाएं थे, जैसे सती प्रथा था, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह था, ठीक है। उसके बाद जो विधवा थी वो फिर से मैरिज नहीं कर सकती थी। तो ये समाज को सुधारना था और इसका जिम्मेदारी उठाया बंगाल से, जो आप आज वेस्ट बंगाल है, राजा राम मोहन राय। अब हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देख लो। उस वीडियो को अच्छी तरीके से एक बार देख लोगे तो आपको जो ये आगे की जो टेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको, वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, राजा राम मोहन राय ये कह रहे थे कि पहले हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो महान है। अंग्रेज़ों का गलत धारणा है हमारे संस्कृति के ऊपर, हमें उस चीज़ को पहले सामने लाना है, हमें हमारी कुप्रथाओं को दूर करना है। और धर्म, डिफरेंट धर्म में डिफरेंट बातें बोली गई हैं, लेकिन सब धर्म की जो सार है, यानी कि जो मूल है, वो एक ही चीज़ है और वो सेम है। उसमें कोई, हर धर्म ही शांति की बात करता है, ठीक है, डेवलपमेंट की बात करता है। तो अब हम, ऐसा कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, सभी बराबर के होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया है, ये एग्ज़ाम में आता है बहुत, कि जो गाय है वो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, लेकिन वो जो दूध देते हैं वो सेम कलर का होता है, वो सफ़ेद होता है। अब देखो, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के ऊपर बहुत ही आकर्षित हो गए थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। ज्ञान जो है वो मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए और जो साइंटिफिक, विज्ञान से प्रभावित होना चाहिए ज्ञान को। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। वो इसके लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए, और वो देखने के लिए गए ऐसा कौन सा चीज़ है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में एक्चुअली होता क्या है, वहाँ के लोग इतने डेवलप्ड है क्यों, ये जानने के लिए वो इंग्लैंड गए, वहाँ से सीखने के लिए। देखो, किसी हमारे शत्रु हो या मित्र हो, अच्छी चीज़ दूसरों से सीखना वो कभी ख़राब बात नहीं होती, वो बुरी बात नहीं होती। राजा राम मोहन राय ने यह किया कि हमारे समाज को अगर सुधारना है, संस्कार करना है, तो हमें सीखना होगा, तो वो गए इसके लिए इंग्लैंड। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. So he told them, उसने कहा ब्रिटिशों को, अंग्रेज़ों को ये बात कहा कि We accept you as rulers. हम आपको शासक के रूप में मान चुके हैं। And you must accept us as subjects. तो अगर हम आपको शासक के रूप में मानते हैं, तो आप भी तो हमें प्रजा के रूप में मानिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू सब्जेक्ट्स। आपकी भी तो जिम्मेदारी है, अगर आप हमें शासन कर रहे हो, अगर हम आपके प्रजा हैं, तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं हमारे प्रति। हमारे देश के ऊपर आप राज कर रहे हो, हमारे लोगों ने आपको रूलर के रूप में माना है, शासक के रूप में माना है, क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे देश के प्रति? ठीक है। तो
एक चीज़ यहाँ पर मैं इसको पॉइंट आउट करना भूल गया, राजा राममोहन राय ने कुछ न्यूज़पेपर्स को भी चलाया था, लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि ये न्यूज़पेपर चला रहा है, इससे शायद लोगों को हमारे ऊपर भड़का सकता है, इकट्ठा कर सकता है, तो उसने ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने वो स्टॉप कर दिया। इसके बाद राजा राममोहन राय, ये जो हम बात कर रहे हैं, वो इंग्लैंड पे गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे राजा हैं, तो आप लोग कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते, हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं, हम अपने शासक के रूप में आपको एक्सेप्ट किया, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं। अब ऑपरेशन अत्याचारों की बात करें 1765 टू 1835, मतलब 1765 से 1835 के बीच, ये जो 100 साल है, कितने अत्याचार हुए हैं हमारे लोगों के प्रति, अंग्रेज़ों ने कितने अत्याचार किए हैं, ये सभी को जानना चाहिए। तो देखो, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, जो अंग्रेज थे वो अत्याचार करने लगे भारतीयों के ऊपर। In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. मतलब उन्होंने एक कानून पास किया 1818 में, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीयों को बिना कोर्ट में ट्रायल किए ही, विचार किए ही उसे जेल में डाला जा सकता है। आप सोच रहे हो कितना कठोर कानून है ये। मतलब कोर्ट में आप गए, आपकी सुनी नहीं गई, आपके लॉजिक नहीं सुनना कोर्ट ने, आपका पक्ष नहीं सुना, आपको डायरेक्ट जेल में डाल दिया गया बिना कोर्ट के। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। मतलब अच्छे सैलरी अंग्रेज़ों को मिलता था और अपने प्राइवेट बिजनेस भी वो चलाने लगे भारत में। ठीक है, यानी कि भारत के देश में रह के ही उन लोगों को अच्छे वेतन मिल रहे हैं, अपना प्राइवेट बिजनेस चला रहे हैं, भारतीयों को शोषण कर रहे हैं। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 में 7 करोड़ रुपए का सामान भारत से, उस समय 1829 में उसका कई गुना अभी आज वैल्यू हो गया। तो उस समय की जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट, ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग, यानी कि इंग्लैंड से 7 करोड़ रुपए की जो सामान है वो इंग्लैंड से भारत आ रहा था उस टाइम पे। यानी कि भारत में आना का मतलब 7 करोड़ रुपए दे देना अंग्रेज़ों को, क्योंकि वो यहाँ पर बेच के यहाँ से लेके जाएंगे। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब ये जो बेंटिंग जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, हमारे बताया जाता है कि हमारे जो कॉटन वीवर्स थे, हमारे जो तांत के जो वीवर्स, जो तांत से बनाते थे, कपड़े बनाते थे, हैंडलूम की जो बिजनेस थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। तो वो लोग जो काम करते थे, पैसे कमाते थे, वो सब पूरी तरीके से, आपको ये हम एकदम आसान भाषा में बोले तो वो लोग रास्ते पे आ गए। जो भारत समृद्ध था वो धीरे धीरे क्या दबा होने लगा। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंट्रीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई। अंग्रेज डेवलप करने लगे और भारत की जो इंडस्ट्रीज है वो ख़त्म होने लगे धीरे धीरे। डिससेटिस्फैक्शन, और अब बात करेंगे डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि भारत में जो असंतोष, एक खौफ बन रहा था 1835 से 1856 इस समय काल के बीच। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत। भारत में पर्सी और संस्कृत में पढ़ाया जाता था। इन 1835 में इंग्लिशमैन ने मैकूले सजेस्टेड ए चेंज। मैकूले आए और उसने एक परिवर्तन चेंज को सजेस्ट किया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें जो यहाँ के देशवासी हैं उनको अंग्रेजी में पढ़ाना चाहिए, अंग्रेजी सिखानी चाहिए। आई एग्री, तब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा कि मैं इससे सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन produced clerks to whom British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. मतलब आप एक चीज़ सोचो, उन लोगों का मकसद ये था कि भारत की लोगों की भलाई करना नहीं था, भारत को अंग्रेजी, भारतवासियों को अंग्रेजी सिखाना, इसलिए ताकि क्लर्क बनाना, जो अंग्रेज जो सरकार है उसके अंडर में वो लोग काम कर सके। तो जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे और जब वो यहाँ से शिक्षित होंगे तो वो अंग्रेज़ों के गुलाम होंगे, अंग्रेज़ों की तरफदारी करेंगे कि वो अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित हैं। वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब क्या है कि
अब भारतीयों का एक चुनौती था, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज सारे बिजनेस कर रहे थे, सारे काम छीन रहे थे, तो अब अंग्रेज़ों के अंडर में अगर काम करना है तो हमें तो एडुकेट करना ही होगा, अंग्रेज़ी सीखना ही होगा और थोड़ा सा अपने आर्थिक हालत को सुधारना होगा। तो ये हमारी लॉजिक ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम रखेंगे कि हम ये चाहते हैं कि हम शिक्षित हों। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल इंडिया। 1856 तक अंग्रेज़ों ने पूरा भारत को कब्जा कर लिया। ये जो आपको देख रहे हो, ये येलो जो दिखा रहा है, ये स्टेट्स, मतलब यहाँ पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल नहीं था, जैसे जम्मू कश्मीर, राजपूताना, राजस्थान, हैदराबाद, ठीक है, इन सब इलाके में ये सब कब्जे में नहीं था अंग्रेज़ों का। मतलब ये देशीय राजा शासन करते थे। आप सोचो कि अंग्रेज़ ने कब्जा क्यों नहीं, क्योंकि ये लोग उनके गुलाम बन गए, ये लोग उनको टैक्स देते थे, इसलिए उन जगह पर अंग्रेज़ों का 1856 तक कोई राज नहीं था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। अंग्रेज़ जो थे वो भारतीयों की ज़रूरत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे कि भारतीयों को क्या ज़रूरत है। और किंग्स हैव बिकम पपेट्स। हमारे राजा जो हैं वो पपेट्स बन चुके हैं। वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। मतलब हमारे राजा गुलाम बन चुके हैं अंग्रेज़ों के। हम सब अपने काम खो रहे हैं, हमारे जॉब जा रहे हैं, एंड लैंड्स और ज़मीन भी जा रहा है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। और वो धर्मांतरित कर रहे हैं, यानी क्रिश्चियन कर रहे हैं हमारे भाइयों को। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। आप सिर्फ बातें करते हो, लेकिन उनको हटाने के लिए यहाँ से कुछ करो। यानी कि पहले तो ये लोग बहुत नाम कर रहे थे, लेकिन जब भी देखा कि अंग्रेज़ वो नहीं है जो ये सोच रहे थे, वो ये भारत को लूटने के लिए आए हैं, तब इन लोगों के जो होश है वो ठिकाने पे आया और ये तब सोचे कि अब हमें कुछ करना है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। जो टैक्स लग रहे थे फार्मर्स के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, किसानों के ऊपर, वो उनको रूइन कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। इन बंगाल द साउथल्स who had lost their lands and the new land rules became desperate। साउथल जो अपने ज़मीन को खो चुके थे वो डेस्परेट हो गए, मतलब उनके अंदर में और कोई डर नहीं रहा, क्योंकि अब हम लड़ के ही हमारी ज़मीन लेंगे। इन 1855 they rose to the rebellion and massacred Europeans and their supporters alike। मतलब 1855 में उन्हें विद्रोह कर दिया और बहुत नुकसान पहुंचाया अंग्रेज़ों को। Discontent was brewing in the East India Company's army too। अंग्रेज़ों की जो आर्मी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, उनके खिलाफ गुस्सा भरने लगा भारतीयों में। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मैंशंस टू लिव इन द सर्वेंट्स। जो वाइट सोल्जर है उनका वेतन ज़्यादा था, वही इंडियन सोल्जर वो काम कर रहे हैं लेकिन उनका वेतन नहीं है। वाइल वी गेट अ प्रीटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और वो भी स्लो, हमारे देश में हम लोग को स्लो प्रमोशन मिल रहा है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। तो हमारी जो प्राचीन प्रथाएं हैं, हम अगर सागर समुद्र को पार करते हैं तो हमारा धर्म चला जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि हम समुद्र को पार करें। तो ये जो टोपी वाले हैं जो हमारे ओल्ड कस्टम्स को, पुराने कस्टम्स को बदलना चाहते हैं, वो कौन है? वी मस्ट ड्राइव आउट अंग्रेज। हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक द adjutant of his regiment and was executed। मंगल पांडे ने पहले विद्रोह किया और उनको सज़ा दी गई मंगल पांडे को। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ क्या हुआ था। एक अफवाह है, ये अफवाह ही बोला जाता है ये, कि जो बंदूक की जो कारतूस है उसमें गौ और जो सूअर की चर्बी मिक्स कर दी गई थी। अब ये दोनों ही हिंदू और मुस्लिम सोल्जर के लिए जो वहाँ पर काम करते हैं, दोनों के धर्म के खिलाफ है, वो नहीं ले सकते। इसको लेकर विद्रोह हुआ और फिर विद्रोह आग की तरह भारत के सारे जगह पर फैल गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। और दूसरे सिपाहियों ने भी विद्रोह किया और उन लोगों की वर्दी छीन ली गई। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। मतलब अंग्रेज जो थे वो भारत की संस्कृति, भारत के लोगों के मन में क्या चल रहा है उसको वो तवज्जो ही नहीं देते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू know that the grease on the bullet you have to bite is made of the fat of cows and pigs। जो बुलेट आपको मतलब आपको बाइट करना है वो गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ है। What the white man has deceived us too। यानी कि जो गोरे हैं उन्हें हमें धोखा दिया। मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि वैसे ही एक असंतोष था, लेकिन ये और भी आग का काम किया, आग में घी डालने का काम किया। Soon the chapatis were sent from village to tell the people that the emperor would want their service। और
धीरे धीरे चपाटीज भेजे जाने लगे गांव से गांव तक कि जो सम्राट है वो उनकी मदद चाहिए। येस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी। और गांव के लोग बोले कि हाँ, अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब भारत के जो जितने भी राजाए थे वो इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का प्लान बनाया उन लोगों ने और उनको समर्थन भी धीरे धीरे मिलने लगा। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स। लोटस फ्लावर्स को सर्कुलेट किया भारतीय सोल्जर्स के बीच। डेथ टू द फॉरेनर। फॉरेनर्स को अब हम मौत ही देंगे, मतलब जो सिपाही थे वो अब भड़क गए। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर्स टू द पेट्रियोट्स, यानी कि जो देश के लिए लड़ना चाहते थे लोग भी उनके समर्थन में आ गए। यही एक क्रांति है, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत यहाँ से ही हो गई थी, जिसको हम 1947 में आके हमें आज़ादी मिल गई। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ पे भयानक आउटब्रेक हुआ। सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, और सिपाही दिल्ली तक पहुँच गए। सोचो उस समय अंग्रेज़ों को हटा के वो दिल्ली पे कब्जा कर लिए। लॉन्ग लिव एम्पायर बहादुर शाह, और बहादुर शाह के अंडर में लड़ रहे थे वो लोग, और उन्होंने कहा कि बहादुर शाह लॉन्ग लिव, जीवित रहे, यानी कि हमारी जो उन्होंने जो कब्जा कर लिया वो इलाके, तो बहादुर शाह को प्रेज किया और कहा कि बहादुर शाह जीवित रहे। बहादुर शाह ने नेतृत्व दिया था उस समय। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और भी जो क्रांति वो फैलने लगा। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, और बहुत सारे ज़मींदार भी यहाँ पर अपने ज़मीन को खो चुके थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, ये जो गोरों की रूल ख़त्म होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हें हेल्प करेंगे। यही बात, तो मतलब जहाँ पर भी वो मदद मांगने के लिए गए ज़मींदारों ने भी यहाँ पर मदद कर दिया। अब सोचो कि अंग्रेज़ों ने कितना लूट मचाया था। पहले जो अंग्रेज़ को सपोर्ट कर रहे थे, आखिरकार उनको वो समझ गए कि अंग्रेज़ क्या करना चाहते हैं। Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away kingdom. जो लखनऊ की जो रूलर थी बेगम हज़रत महल, उन्होंने कहा कि हाँ अंग्रेज़ सब कुछ लूट रहे हैं हमारे देश से। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज़ विनिंग ऑल लैंड, कि उठो सारे जो भाई हैं वो उठो और लड़ाई करो अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। They joined the upsurge against the foreigners. The people rose everywhere in बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, सभी लोग इकट्ठे हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने लगे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तातिया टोपी, तातिया टोपी नाना साहेब, झांसी की रानी, तो ये सारे जो हैं, तो अजीमुल्ला खान ने तातिया टोपी को कहा कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर्स इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें नाना साहेब की ज़रूरत है, नाना साहेब नेतृत्व दें इस लड़ाई में। 80-year-old कुनवार सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, अपने जो रिस्ट है, रिस्ट पे बुलेट लगा इस लड़ाई के चलते। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, माँ गंगा यही मेरा लास्ट ऑफरिंग है तुम्हारे लिए। जब उनको गोली लगा तो वही बोल रहा है कि जान देने के समय वो यही बोल रहे थे कि ये मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ तुम्हें। द पेट्रियट्स पाउंस्ड द ब्रिटिश एंड फॉट पिच बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, मतलब उत्तर भारत को पूरा आग जल रहा था, उत्तर भारत को पूरी तरीके से कब्जा हो गया था सिपाही का। अब सोचो सिपाही इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को भी हिला चुके थे। इस अंग्रेज़ के पास इतना हथियार था, अब इकट्ठे हो जाए तो उनकी हालत क्या हो गई। और फिर कंपनी का रूल ही खत्म हो गया उसके बाद। 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल लिया और उन लोगों ने कुछ सुधार किया। अब वैसा वो वायलेंट नहीं थे, वैसा वो लूट नहीं मचा पा रहे जैसा पहले कर रहे थे। एक जैसा झटका मिल गया उन लोगों को। तो जो हमारी जज्बा है, जुनून है, वो हम कोई कमज़ोर नहीं है किसी से, और आज भी हमने दिखा दिया कि हम किसी से कमज़ोर नहीं है। हम क्या क्या कर सकते हैं, भारत ने कैसी उपलब्धि की है। विदेश में जाके भी आज गूगल का CEO कौन है, वो एक इंडियन वहाँ पर बैठा हुआ है। हमारे टैलेंट, हमारी संस्कृति ये महान है, हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए और हम कहीं कमज़ोर नहीं है। उस समय अंग्रेज़ों को हमने इकट्ठा होकर दिखा दिया था। हाँ, हमें एकता नहीं दी, लेकिन अगर हम इकट्ठा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उस समय हमने दिखा दिया था। तो ये जो कहानी है ये लिया गया है SD सावंत के फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट इस किताब से। तो आप लोगों को 1857 पे जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उस समय लोगों के दिल में क्या चल रहा था वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया गया। अब सबसे बात यहाँ पर है कि ये लगता तो है कि हिस्ट्री की लेसन की तरह, लेकिन ये बिल्कुल आप हिस्ट्री के लेसन की नहीं थे। इसमें से आप लाइफ में क्या सीख सकते हो, कौन सी सीख आपको मिल रही है। घटना जो है वो इतिहास है, लेकिन उस घटना से जो सीख होती है वही साहित्य है, वही लिटरेचर है। तो उसको आप क्या सीख रहे हो कि
देश के लिए अपनी कुर्बानी देना। जिसके राष्ट्र सर्वोपरि है, नेशन इज़ फर्स्ट। ये देश के लिए हमें कौन से जाति से हूँ, मैं कौन से धर्म से हूँ, वो मैटर नहीं करता, पहले है मेरा देश। देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर मेरे धर्म और देश दोनों एक साथ आए तो मैं देश को ही चुनूंगा, धर्म को मैं साइड में रखूँगा। ठीक है, ये हो गया इससे रिलेटेड। अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो मुझे पूछना। आज के लिए इतना ही।